जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एम फिजिक्स पर। पिछले वीडियो में हमने गति के प्रथम नियम के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हमने गति के प्रथम नियम के दो भागों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम उसके तीसरे भाग दिशा के जड़त्व के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखते हैं दिशा का जड़त्व क्या होता है, समझते हैं इसको। दिशा का जड़त्व क्या होता है कि कोई वस्तु जिस दिशा में गतिशील है तो वो उसी दिशा में गतिशील रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्यरत ना हो। जैसे कि बस में बैठी सवारियां, जैसे कि बस में सवारियां बैठी हैं और बस इस दिशा में चल रही है। जैसे ही बस मोड़ पे मुड़ती है तो बस की दिशा इधर साइड चल रही थी बस, और अचानक इधर साइड मुड़ जाती है तो उसमें बैठे जो यात्रीगण होते हैं उनकी दिशा आपने देखा होगा, आपने खुद ने फील किया होगा कि वो बाहर की तरफ झुक जाते हैं, इधर साइड झुक जाते हैं मोड़ पर। ऐसा क्यों होता है? ऐसा दिशा के जड़त्व के कारण होता है। हमारा जो शरीर का निचला हिस्सा होता है वो गाड़ी के संपर्क में अधिक होता है, इसलिए वो गाड़ी के साथ तुरंत मुड़ जाता है। लेकिन जो हमारे शरीर का ऊपरी हिस्सा होता है वो गाड़ी के कम संपर्क में होता है, इसलिए वो पहली ही कंडीशन में रहना ज़्यादा पसंद करता है, इसलिए वो बाहर की तरफ ही मुड़ जाता है। जैसे हम उस पे मुड़ते हैं, मोड़ पे मुड़ते हैं तो वो बाहर की तरफ या विपरीत साइड में झुक जाता है। दूसरे उदाहरण में किसी रस्सी या डोरी से किसी पत्थर को बांधने और पत्थर को वृत्ताकार पथ में घुमाएं। यदि अचानक डोरी टूट जाती है तो जिस स्थान से डोरी टूटती है तो पत्थर उसी दिशा में सीधा सरल रेखा में गति करने लगता है या सीधा निकल जाता है उसी पथ पर। यह भी दिशा के जड़त्व के कारण होता है। तीसरे उदाहरण के लिए कोई मोटरसाइकिल लगा लें या साइकिल लगा लें। जब उसे किसी मोड़ पे मोड़ते हैं तो अगर वहाँ पर कीचड़ होता है तो आपने देखा होगा कि टायर के जो पहिए होते हैं कीचड़ को बाहर की तरफ, बाहर की दिशा में फेंकते हैं। वो किस कारण होता है? वो भी इसी जड़त्व के, दिशा के जड़त्व के कारण होता है। अब तक जो हमने पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। दिशा का जड़त्व जिस दिशा में गतिशील है उसी दिशा में गतिशील रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। उदाहरण के लिए इसमें पहला उदाहरण हमने समझा था, मोड़ पर वाहन के मुड़ने पर सवारियों को मोड़ के विपरीत झुक जाना। दूसरा उदाहरण हमने इसमें समझा था, धागे से बंधे पिंड के वृत्ताकार पथ में गति करते समय धागे के टूटने या छोड़ने पर पिंड का सरल रेखा में गति करना। और तीसरा उदाहरण इसमें हमने पढ़ा था, गतिमान पहिया जब कीचड़ से टकराता है तो स्पर्श रेखा के अंदिश कीचड़ को बाहर की तरफ धकेलता है। ये दिशा का जड़त्व हो गया। इसमें हमने एक बार रिवीजन कर दूं। गति के प्रथम नियम में हमने 3 नियम पढ़े। स्थिर जड़त्व, दूसरा हमने पढ़ा गतिशील जड़त्व, और तीसरा अभी हमने पढ़ा दिशा का जड़त्व। एक चीज़ हम समझ लें, जो गति का प्रथम नियम होता है ये बल को परिभाषित करता है। आया हुआ प्रश्न है कि बल को परिभाषित करने का कार्य कौन सा नियम करता है? तो गति का प्रथम नियम बल को परिभाषित करने का कार्य करता है। अब हम पढ़ते हैं गति के द्वितीय नियम के बारे में।
गति के द्वितीय नियम को हम संवेग का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संवेग का नियम भी कहते हैं। जानते हैं गति का द्वितीय नियम क्या होता है? इस नियम के अनुसार संवेग में परिवर्तन, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर अर्थात डेल पी अपॉन डेल टी उस पर आरोपित बल के बराबर होती है। मतलब बराबर है F बराबर डेल पी अपॉन डेल टी, या दूसरी भाषा में हम इसी को कहें वस्तु में उत्पन्न त्वरण समानुपाती होता है वस्तु पर कार्यरत बल के, अर्थात F समानुपाती M। यहाँ से हम निकालें तो F बराबर M आ जाता है, और यहाँ से हम निकालें इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल पी अपॉन डेल टी समानुपाती F। ओरिजिनल रूप इसका यही होता है। यहाँ पर नियतांक रखने पर डेल पी अपॉन डेल टी F बराबर डेल पी अपॉन डेल टी के ये प्राप्त हुआ, जिसको वैज्ञानिकों ने प्रारंभ में ही के मान को 1 मान लिया, जिससे हमें आखिर में प्राप्त हुआ F बराबर डेल पी अपॉन डेल टी। यहाँ से हम एक चीज़ को समझ सकते हैं कि अगर T अधिक होगा तो वहाँ बल कम होगा, और यदि T कम होगा तो वहाँ बल अधिक होगा। इसको उदाहरणों से समझते हैं। पहला उदाहरण समझते हैं इसमें। पहले उदाहरण में देखा होगा आपने, कराटेबाज होते हैं, वो कराटेबाज ईंट को तोड़ने के लिए अपने हाथ को तेज़ी से लाते हैं, और तेज़ी से लाते हैं तो ईंट को तोड़ देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमको पता है कि F बराबर होता है डेल पी अपॉन डेल टी। यदि टाइम का मान कम होगा तो बल उतना ही अधिक लगेगा। जितना जल्दी वो अपने हाथ को लाते हैं उतनी ही आसानी से उस ईंट को तोड़ पाते हैं, क्योंकि उसमें उतना ही अधिक बल लगता है। दूसरे उदाहरण के लिए समझें हम, मुक्केबाज होते हैं। मुक्केबाज क्या करते हैं, जब सामने वाला मुक्का देता है तो अपने मुंह को पीछे की तरफ खींच लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? इससे क्या होता है, जो मुक्के का जो टाइम होता है वो मुक्का लगने में टाइम बढ़ जाता है, और टाइम बढ़ता है तो बल का मान कम हो जाता है। इसलिए मुक्के का जो लगने वाला बल है वो सामने वाले को कम लगता है। ठीक है। और तीसरा इसमें उदाहरण समझ सकते हैं, आप क्रिकेट देखते हो तो क्रिकेट में जब कैच को लिया जाता है तो कैच लेते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की तरफ खींचता है। ऐसा क्यों करता है? वो ऐसा करके कैच लेने में टाइम को बढ़ाता है। टाइम बढ़ाता है तो गेंद द्वारा हाथों पर जो बल का मान होता है वो कम लगता है और कैच आसानी से लिया जा सकता है। ऐसा ही एक और उदाहरण समझ सकते हैं। चौथा, कील ठोकते हैं हम अपने घर में, कील ठोकते हैं तो कील जब हम ठोकते हैं तो हथौड़े के तेज़ी से लाते हैं कील पर। ऐसा क्यों करते हैं? टाइम कम होगा तो हथौड़े से कील पर अधिक बल लगेगा, अधिक बल लगे कील आसानी से ठुक जाए, इसलिए हम हथौड़े को तेज़ी से कील पर लाते हैं। ये सारे के सारे उदाहरण गति के द्वितीय नियम को प्रदर्शित करते हैं। आइए इसका हम फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं एक बार। ये बता दिया था आपको, गति का प्रथम नियम बल को परिभाषित करता है। गति का द्वितीय नियम जिसे संवेग का नियम भी कहते हैं, क्या बताया था? वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के बराबर होती है, अथवा इसको कह सकते हैं वस्तु में उत्पन्न त्वरण उस पर कार्यरत बल के समानुपाती होता है। आगे से हमने समझाया था कि F समानुपाती डेल पी अपॉन डेल टी, यहाँ से नियतांक रख दिया K, जिसे प्रारंभ में ही वैज्ञानिकों ने इसका मान 1 ज्ञात किया।
यहाँ से ये निकला F बराबर डेल P अपन डेल T। यहाँ से आपको बताया यदि T का मान अधिक होगा तो बल का मान कम होगा, और यदि T का मान कम होगा तो बल का मान अधिक होगा। दूसरा, इसे हम समझ सकते हैं F बराबर M, चूँकि P का मान रख दिया यहाँ पे, P बराबर होता है एम बी, यहाँ पे एम बी रख दिया, B अंदर आ गया, और डी बी अपन डी टी होता है ए त्वरण के बराबर। यहाँ से निकलता है F बराबर एम ए, अर्थात गति का दूसरा नियम बल का सूत्र परिमाण या मान या मात्रा को बताता है। फिर इसके उदाहरण बताए थे। उदाहरणों में पहला उदाहरण बताया था, कराटेबाज द्वारा ईंट को तोड़ने के लिए हाथ को तेजी से लाना। दूसरा बताया था, मुक्केबाज द्वारा अपनी विरोधी के मुक्के का प्रभाव कम करने हेतु अपना सिर पीछे खींच करना। और तीसरा बताया था, क्रिकेट के खिलाड़ी द्वारा कैच लेते समय अपने हाथ को पीछे खींच लेना। और चौथा उदाहरण और आखिरी उदाहरण बताया था, कील को ठोकते समय हथौड़े से तेजी से लाना। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।